वेलकम बैक। आप ज़रा जिक्र करेंगे वकला कन्वेंशन का, और इसमें मैं जावेद हुसैन साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स में वकला कन्वेंशन हुआ। आबिद खान साहब ने भी ये जिक्र किया कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसका साथ देता है आईनी तरमीम का तो वो गद्दार कहलाएगा। अब इधर से भी ज़ाहिर है गद्दार की बातें की जा रही है, लेकिन क्या वकला कन्वेंशन रुकावट बन पाएगा, इसके खिलाफ कोई बड़ी मज़ामत जो है वो दे पाएगा? जी देखें, माजी में भी हमने जो तहरीक देखी उसमें वकला का एक अहम किरदार रहा है। और वकला जब कोई मुतफ़िका तौर पर किसी तहरीक का आगाज़ कर देते हैं तो उसमें एक अच्छी बात यह है इनकी वकला की कि इनमें एक इत्तेहाद जो है वो पाया जाता है, जिसमें अगर इत्तेफाक राय हो तो उसके बाद फिर वो तहरीकें कामयाब होती भी दिखाई दी गई हैं। तो इसी तनाजुर में अगर बात की जाए तो आज का भी जो एक मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद की बार कौंसल्स थी उनकी जानिब से ये आज एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, जिस पे जैसे सियासी जमातें मुख्तलिफ इजहार तशवीश कर रही हैं उस तमाम आइनी पैकेज पे जो कि मुजवज़ा तौर पर एक मुसवदा जो है वो सामने आया था, उस पर जो तनकीद हो रही है। उसी तनाजुर में ये तमाम तर आज जो बार कौंसल्स की तरफ से भी इजहार तशवीश किया गया है। और अब मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि जो आइनी तरमीम का मामला है वो जो मेरी इत्तलात हैं वो पहले तो हुकूमत अब शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराही कौंसल है सरबराही ममलिकत की, उसके इजलास पर फोकस किए हुए है अपनी तमाम तर तवज्जो। और आइनी इस्लाहात का जो मामला है आइनी तरामीम का, वो अब शंघाई ताउन तंजीम के बाद अब चला गया है। और इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि जैसा कि बार कौंसल्स की तरफ से जिस तरह से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि बड़े इस वक्त स्टेक होल्डर हैं, और हुकूमत की ख्वाहिश है कि उनकी हमायत से जो है वो उनकी ये आइनी तरमीम जो है मंजूर की जाए। तो इस सिलसिले में जो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि उसमें ये अब मामला खटाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइनी तरमीम का मामला अब जहां पर ये बात हो रही है कि 25 तारीख के बाद जाएगा, मुझे 25 तारीख के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक कोशिश जो है वो की जाएगी इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद कि कोशिश करके तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाएगा, और बज़रिया मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ कोई रब्ता करके। और आपको एक और बात बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने भी अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है आइनी अदालत के क़याम और जो अदालती इस्लाहात हैं उससे मुतालिक, और उस पर पीपल्स पार्टी ने भी अपना ड्राफ्ट उनको दे दिया है। और दोनों जमातों ने एक एक ड्राफ्ट आपस में शेयर कर लिया है, और JUI ने भी अपना ड्राफ्ट PTI को भी दे दिया है ताकि उनकी मुशावरत भी उसमें शामिल की जा सके। उसके बाद फिर वो ड्राफ्ट जो है वो बाकी हुकूमत की पार्टियों के सामने भी रखा जाएगा। तो तब तक जो है, जब तक तमाम स्टेक होल्डर इस पर इत्तेफाक राय नहीं कर लेते, आइनी तरमीम का मामला उसमें कोई इतनी दिखाई नहीं दे रही, जान दिखाई नहीं दे रही अभी तक, ठीक है, पेशरफ्त नहीं होगी। अच्छा, इसी में वकला कन्वेंशन में आज हमाद हसन साहब गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी ये बात की कि मुशर्रफ गद्दारी जब मुकदमा चला उस वक्त से जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने ये कहा कि अब जुडिशरी को अंदर से कमज़ोर किया जाए, इनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएँ, और यही हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। ये उनका मौक़िफ़ है। आप क्या समझते हैं कि ये वकला कन्वेंशन जिस चैलेंज का इजहार कर रहे हैं उसके सामने डटकर खड़े हो जाएंगे? देखिए, अगर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा कि ये मंसूबा बना था कि जुडिशरी को कमज़ोर किया जाए, तो उसको मजीद कितना कमज़ोर करना है? वो तो पहले दिन से कमज़ोर चला आ रहा है। वो तो जस्टिस मुनीर से लेकर अभी तक, आज भी आपका साबिक वज़ीर आज़म जेल में पड़ा है, आज भी उनके हज़ारों कारकुनों पर मुकदमात है, आज भी किसी को इजहार राय की आज़ादी नहीं है, इंसानी हुकूक के क्या मामलात हैं इस मुल्क में, तो वो तो सब कुछ हमारे सामने है। तो जुडिशरी तो ऑलरेडी है ही कमज़ोर। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब भी सियासी कुव्वतें इकट्ठी होंगी, जब भी उनके दरमियान मुफाहिमत और एक दूसरे पर एतमाद का मामला आगे बढ़ेगा, तो उससे पार्लिमान भी ताकत पकड़ेगा, उससे जमहूरियत भी ताकत पकड़ेगी, उससे आईन और कानून की सरबुलंदी भी ताकत लेगा। लेकिन अलमिया हमारा ये है कि जो भी इक्तिदार में आता है वो फिर अपने सियासी हरीफों को पीछे धकेलना शुरू कर देता है। इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया था, आज शहबाज शरीफ दूसरों के साथ। और एक और बात, आज इजलास हो रहा था
ایک اہم ترین اجلاس تھا جس میں پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب بھی تھے, میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, پرائم منسٹر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری بھی تھے. تو کیا اس میں ایک مضبوط اپوزیشن جس کے 100 کے قریب 90-100 کے قریب ممبران ہیں, کیا وہ اس میں شامل تھے؟ اور اگر وہ شامل نہیں تھے تو ہم اس اجلاس کو کامیاب اجلاس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے تو ایک سیاسی دھڑ کو الگ کیا. جب آپ اس کا حق تسلیم نہیں کریں گے, جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ ان پر روز روز مقدمات کی بارش ہوگی, ان کے کارکنوں کو آپ جیلوں میں ڈالیں گے, ٹھیک ہے, ان سے مجھے شدید اختلاف ہے, اس جماعت سے میں بہت سخت موقف رکھتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اختلاف اس پوزیشن پر لے آئیں کہ ہم کسی جماعت کے ترجمان بنیں گے یا کسی ادارے کے ترجمان بنیں گے. ہم نے صحافت کرنی ہے, ہم نے وہ بات کرنی ہے جو حقائق پر مبنی ہو. آج بھی یعنی وہ تمام برائیاں جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی میں آ گئی ہے. اس سے پہلے وہ مسلم لیگ میں گھس چکی تھی وہ تمام برائیاں, اس سے پہلے وہ بے نظیر بھٹو کی جماعت میں گئی. تو بھائی جب تک یہ عمل جاری رہے گا, آج بھی آپ نے 90-100 ممبران والی جماعت کو اجلاس میں نہیں بٹھایا. اگر وہ ناراض ہے تو ان کی ناراضگی کو دور کرنا کون سا مشکل ہے؟ بلائے آپ اپوزیشن لیڈر کو, پارٹی سربراہ کو, ان کے ساتھ آپ بات کریں کہ کیا کیا مسائل ہے. اور اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے 1-1.5 مہینہ پہلے, میں موجود تھا وہاں پہ, قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بھگتا ہے. علی محمد خان کی تقریر کے جواب میں ہم نے بھی بھگتا ہے. میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور میں اسی دن بھاگ رہا تھا, لوگوں کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے والدہ کے جنازے میں شرکت کی اجازت دی جائے. تو کہتے ہیں ہم نے بھگتا ہے, آپ بھی بھگت رہے ہیں, تو آئے اکٹھے مل کر بیٹھے. لیکن منا لیا جاتا, آپ کہتے ہیں ان کو منایا جاتا, ٹھیک ہے, وہ اگر نہیں آ رہے تھے تو تھوڑی سی کاوش کی جاتی. یقیناً یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس میں دونوں طرف سے معاملہ آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہمارے صاحب کوئکلی پلیز. یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری تھی, یہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری انہوں نے پوری نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں آپ نسیم صدیقی صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے ماضی میں دیکھا, ہم وکلاء کنونشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور وہ اسی آئینی ترمیم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا وکلاء کے درمیان جب اتحاد تھا تو انہوں نے مزاحمت بھی کی اور کئی معاملات پر انہوں نے فتح بھی حاصل کی, اپنا جو ان کا موقف تھا وہ حاصل بھی کیا. لیکن کیا آج ویسا اتحاد وکلاء کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہے؟ ایسی کوئی تحریک, ایسا کوئی محاذ جو ہے وہ بن پائے گا جو اس آئینی ترمیم کو روک پائے؟ اچھا, پہلے تو مجھے ایک بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ابھی حماد صاحب نے جو گفتگو کی ایز اے صحافی, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. بلکہ جو ینگ صحافی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ حماد صاحب سے کچھ جو ہے وہ تربیت لیں یا دیکھیں کہ وہ کس طرح دبنگ انداز سے تجزیہ کرتے اور کسی کی سائیڈ نہیں لیتے. ابھی جس طرح کچھ باتیں ہو رہی تھی, میں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں, پھر میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. جس طرح علی امین گنڈاپور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیوں بھاگ گئے جگہ چھوڑ کے, دیکھیں آپ کو موروثی حالات دیکھنے پڑتے ہیں. ان کے ساتھ کے پی کے کی پولیس بھی تھی, کے پی کے اور لوگ بھی جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے پاس اپنا اسلحہ لائسنس کے ساتھ مسلح ہوتے ہیں. جس طرح اچانک کے پی کے ہاؤس پہ حملہ کر دیا گیا, اگر وہاں سے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ فورسز کے درمیان وہاں پہ کوئی کلیش ہو سکتا تھا, جس کو ایوائڈ کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور وہاں سے کہیں اور چلے گئے. دوسری بات ہو رہی کہ پی ٹی آئی کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ آپ فلسطین کے اوپر اسرائیلی مظالم کی بات کر رہے ہیں اور وہی مظالم آپ پی ٹی آئی کے اوپر ان کے ملک کے اندر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جماعت آپ کے ساتھ آ کے بھی بیٹھے. تو یہ ممکن نہیں ہوتا, آپ کو اپنے مروزی حالات دیکھنے پڑتے ہیں. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ جاتا ہوں کہ دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں میں زیادہ تر وکلاء کی تعداد ہے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے, ذوالفقار علی بھٹو بھی وکیل تھے. تو بات یہ کہ وکلاء کی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں پاکستان میں وہ کسی نہ کسی نہج پہ پہنچی ہیں. آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب جو ڈکٹیٹر تھے وہ کتنے پاورفل تھے, لیکن ان کا ڈاؤن فال کہاں سے آیا؟ جہاں پہ انہوں نے چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے پاکستان کے چودھری افتخار, ان سے ریزائن لینا چاہا, ان کے اوپر زور زبردستی کرنی چاہی, تو وہاں سے وکلاء کی تحریک شروع ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, زرداری صاحب اس وقت
प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह, बल्कि कोशिश क्या, उन्होंने तो उनके मुकाबले पे चीफ जस्टिस बना दिया था, मेरे ज़हन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा उनका। तो ये तहरीक चली और आपने देखा कि इफ्तिखार चौधरी वापस अपनी सीट के ऊपर आए। अभी भी ये मामला है कि जिस तरह एक्सटेंशन देने की बात हो रही है या आईनी तरामीम लाई जा रही हैं, एक नई आईनी कोड बनाने की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजीद 3 साल एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, तो वकला बरादरी इसके ऊपर राजी नहीं है। अगर वो, हमेशा ये होता है कि लोग किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होते हैं, अगर इस पॉइंट के ऊपर वकला इकट्ठे होने शुरू हो गए और उनमें हम आहंगी हुई, और आपने देखा कि किस तरह बलूचिस्तान बार में तकारीर हुई है, सिंध बार ने कंडेम किया है, लाहौर बार ने कंडेम किया है, तो अगर ये बार यकजा हो और एक वकला की तहरीक चल निकली, तो मेरे ख्याल से वो तमाम चीज़ों को बुलडोज कर देगी, ना आईनी तरामीम होगी और ना किसी की एक्सटेंशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इब्राहिम अब्बासी साहब, एक तो कितना इत्तेहाद है वकला में, इस पे हल्का सा कमेंट कर दें और क्विकली प्लीज ये भी बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुरार रेस्टोरेंट केस में जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, उन्होंने जिस तरह से कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से लाइक्स डिसलाइक्स के लिए तोपू का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है, और किस अंदाज में जो भी उन्होंने तनकीद की है वो आपके इल्म में, इससे पहले भी सहाफ़ियों के हवाले से भी वो हमें तनकीद करते हुए दिखाई दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से ये तनकीद दुरुस्त है? एक मैं बात करूंगा, एक तो बात जी, मैं टीवी नहीं देखता, ये कहां से सोशल मीडिया, कौन देखता है जज सोशल मीडिया? बाहर की हमने देखा है कि यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यहाँ पे जो जज साहिबान है वो तो अखबार तक नहीं पढ़ते, वो टीवी तक नहीं देखते, तो ये चीफ जस्टिस कितने वेले हैं कि ये सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं। ठीक है जी इब्राहिम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात की ये। अच्छा हमाद साहब भी कुछ, अच्छा इब्राहिम एक सेकंड जी, हमाद साहब भी जी क्विकली प्लीज। नसीम सदीकी साहब की बात बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आजकल तो इब्राहिम हमारे छोटे भाई है, वो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में इतनी डिस्कशन तो जुडिशरी के हवाले से, आईन और कानून के हवाले से, केसेस के हवाले से नहीं होती जितनी डिस्कशन सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों के हवाले से हो रही है। बिल्कुल ठीक है। चले जी इब्राहिम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिसे सिद्दीकी साहब ने जो बात की, ये सिद्दीकी साहब ये जो है सिविलाइज्ड कंट्री नहीं है, ये पाकिस्तान है। वहाँ के जजेस जो है वो एक प्रोसीजर के जरिए शफाफ अंदाज से आते हैं। यहाँ पे जिस तरह अदलिया के हवाले से जो, या आईनी तरमीम के हवाले से जो बात हो रही थी ना, वकला के जो है वो प्रोटेस्ट की या स्ट्राइक्स की, वो उसकी वजूहात हैं। पहले तो वकला का जो एक उनकी जो कन्फ्यूजन उनके अंदर ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो प्रोसीजर है, जो स्ट्रक्चर है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसको बेहतरीन बनाया जाए, साफ और शफाफ तरीकाकार हो जजेस की अपॉइंटमेंट का। और दूसरा जो हाई कोर्ट के सर्वेलेंस के हवाले से जो उसके अंदर आईनी तरमीम के अंदर जो शिकें शामिल की गई हैं, उसको खत्म किया जाए। वो ये चाहते हैं कि जजेस अगर वहां पे जो अपॉइंट हो वो साफ और शफाफ तरीकेकार से हो, और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए, फ्रेमवर्क बनाया जाए, और साथ में जो हाई कोर्ट है या अदलिया है, दीगर अदालतें हैं, उनको आजाद हो, उनकी सर्वेलेंस जो है वो ना की जाए। और जो सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि काजी साहब जो है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, दीगर जो टीवी चैनल के ऊपर अगर इस तरह के मामला चलते हैं तो उसके ऊपर वो कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बल्कि नोटिस हुए थे जो कई सहाफी ऐसे थे जिनको FIA ने तलब किया था, लेकिन काजी साहब जो है वो कहते हैं सोशल मीडिया नहीं, वो अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। रिमार्क्स में जो है वो गुफ्तगू हमेशा जो है वो यकीनन गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।